शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं युग बाबू को भी वर्चस्विनी के बारे में पता तो नहीं चल गया है। शालिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं युग जी की वर्चस्विनी जी को कुछ हुआ है? युग शालिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं शालिनी, तुमने देखा नहीं वो तुमसे कितने अजीब तरीके से बात कर रही थी। माना वो पुलिस में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तुमसे बदतमीजी करेगी। शालिनी अपनी आंखें मटकाते हुए मामले को संभालते हुए कहती है, अच्छा तो आपको इस बात का बुरा लगा कि वर्चस्विनी जी ने मुझसे गलत तरीके से बात करी? युग शर्माते हुए कहता है, नहीं शालिनी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि उन्हें तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, तारा मुझसे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गई है ना, तो बस उन्हें लगता है कि मैं तारा को उनसे दूर कर रही हूँ। इस वजह से उन्होंने गुस्से गुस्से में ये सब कह दिया और कोई बात नहीं है। युग कहता है, अच्छा तो ये बात है। शालिनी खामोश रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग शालिनी को बड़े ही प्यार से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, वैसे तुम काफी बदल गई हो शालिनी। शालिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं बदल गई हूँ? पर कैसे युग जी, मैं मोटी हो गई हूँ क्या? युग हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी नहीं बल्कि तुम्हारे नेचर को लेकर बात कर रहा था। कॉलेज में एक वक्त था जब तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, तुम्हें बच्चों के नाम से ही चिढ़ थी, और अब तुम खुद देखो, तुम तारा से कितना अटैच हो गई हो। तुम तारा को और तारा तुम्हें कितना पसंद करने लग गई है, जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानती हो। शालिनी चलते हुए कहती है, वक्त के साथ सब बदल जाता है युग जी, इंसान भी। युग शालिनी के साथ कदम बढ़ाते हुए कहता है, हर इंसान नहीं बदलता शालिनी, वही इंसान बदलता है जिसे अपने आप में बदलाव चाहिए होता है, जिसे जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होती है। कभी कभी तो तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम वही पुरानी शालिनी हो। काश तुम पहले भी ऐसी होती। जैसे ही युग ये बात बोलता है, शालिनी के अंदर जो यामिनी की आत्मा थी उसे जलन होने लग जाती है। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं युग बाबू के अंदर शालिनी के लिए फिर से प्रेम पनपने तो नहीं लग गया। वैसे ही आदमियों का प्रेम वक्त के साथ बदलते रहता है। मुझे युग बाबू की प्रेम परीक्षा लेनी होगी। हो सकता है इनके मन में फिर से शालिनी को बसाने का विचार चल रहा हो। शालिनी युग के खिलाफ चाल चलते हुए कहती है, हर इंसान को जिंदगी में 2 मौके मिलते हैं, किसी को पाने के लिए। क्या आप मुझे वो दूसरा मौका देंगे युग जी? मुझे फिर से अपनाएंगे? मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे फिर से अपना लीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ युग जी। युग खामोश रहता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि शालिनी उससे ऐसी कोई बात करेगी। शालिनी युग पर दबाव बनाते हुए पूछती है, क्या हुआ युग जी, आप चुप क्यों हो गए? क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया मेरी उस गलती के लिए? युग जवाब देता है, देखो शालिनी, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है, और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं थी, हालातों की थी। शालिनी अंदर ही अंदर गुस्से से जलते हुए बड़े प्यार से कहती है, मतलब आपने मुझे माफ कर दिया और आप मुझसे प्यार करते हैं? युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, तुम गलत समझ रही हो शालिनी। माफ करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे फिर से प्यार करने लग गया हूँ। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार करते रहूंगा। शालिनी युग का इम्तिहान लेते हुए कहती है, आप यामिनी से प्यार करते हैं ना? युग खामोश रहता है, पर शालिनी युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि उसका क्या जवाब था। शालिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर यामिनी कभी लौट कर नहीं आई तो क्या तब आप मुझसे प्यार करेंगे युग जी? मुझे अपना लेंगे आप? युग को चिढ़ते हुए कहता है, शालिनी, ये प्यार है, कोई चीज नहीं कि ये नहीं मिला तो दूसरी ले लो। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन यामिनी जरूर आएगी और मैं उसका इंतजार अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगा। प्रेम का दूसरा रूप इंतजार ही है। जिसने अपने प्रेम के लिए इंतजार नहीं किया उसने कभी प्यार नहीं किया। युग के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर शालिनी की आंखें नम हो जाती हैं। वो समझ गई थी कि चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, युग का व्यवहार भले ही कितना भी बदल जाए, पर उसका जो दिल है वो कभी नहीं बदलेगा। उसके अंदर हमेशा वो समाई रहेगी। शालिनी और युग के बीच में खामोशी छा जाती है, एक ऐसी खामोशी जिसे तोड़ना दोनों चाहते थे, पर तोड़े कैसे ये नहीं पता था। उसी खामोशी के साथ वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर दिलीप अपने कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था और काफी टेंशन में लग रहा था। दिलीप ने अपने हाथ में फोन पकड़ कर रखा हुआ था, जैसे वो किसी के फोन के आने का इंतजार कर रहा हो। वहीं पर जानकी बिस्तर पर बैठी हुई थी, जो फूट फूट कर रोई जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। दिलीप अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, तू ये रोना बंद करेगी? यहाँ पर मेरा दिमाग फटे जा रहा है और तू है कि रोई जा रही है। जानकी रोते हुए ही कहती है, रो नहीं तो क्या करूँ जी,
जिसका भाई जेल में हो वो बहन भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी। दिलीप गुस्से से फूलते हुए कहता है, अगर रोना ही है तो बाहर जाकर रो, यहाँ मेरे कान के पास नहीं, समझी। जानकी बिस्तर पर से उठते हुए कहती है, ये सही है, मैं बाहर जाकर रो और आप यहीं पर हाथ रखकर बैठे रहो। वहां मेरा भाई जेल में है और आप यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। दिलीप पलट कर कहता है, अरे भाग्यवान, आराम नहीं फरमा रहा हूँ, तेरे भाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। अब तेरे भाई के कर्म ही ऐसे हैं कि क्या करूं मैं, जिसे देखो नाम डुबाने में लगा रहता है। एक वो लाया था जो भाग गई और एक ये है जो किसी के साथ मुंह काला कराने के चक्कर में काल कोठरी में सड़ने वाला है। जानकी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही दिलीप का फोन बजने लग जाता है। मोबाइल की स्क्रीन को देखकर दिलीप टेंशन में आ जाता है। वो पसीना पसीना होने लग जाता है। दिलीप जानकी को देखते हुए कहता है, तू अभी तक यहीं पर खड़ी हुई है? सुना नहीं मैंने क्या बोला? यहाँ मत रो, बाहर जाकर रो। और उस रजनी को भी देख लेना, उसने कुछ खाया या नहीं खाया। तेरा तो सिर्फ भाई है, उसका तो पति है, उस पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। जा जा यहाँ से। दिलीप की बात सुनकर जानकी समझ गई थी कि दिलीप उसे वहां से भगाने के लिए ऐसा बोल रहा था ताकि वो आराम से फोन पर बात कर सके, क्योंकि वो जानती थी दिलीप ने कभी उसकी फिक्र नहीं करी, तो वो भला रजनी की इतनी फिक्र कैसे कर सकता है। जानकी जानती थी दिलीप की बात का पलटकर कुछ भी जवाब देना बेकार है, इसलिए वो बिना कुछ पूछे ही कमरे से बाहर जाने लग जाती है। जानकी के जाते ही दिलीप फोन उठाते हुए कहता है, हाँ जाटव बोल, उस सुदेश ने अपना मुंह तो नहीं खोला ना? फोन के अंदर से आवाज सुनाई नहीं देती है। नहीं मालिक, सुदेश जी ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया है। वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्होंने कमली का खून नहीं किया है। दिलीप के पास किसी और का नहीं बल्कि जाटव का फोन आया था, जो कि मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था और दिलीप से मिला हुआ था। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, मूर्ख जाटव, मुझे कोई मतलब नहीं कि उस सुदेश के बच्चे ने उस कमली का खून किया है या नहीं। मुझे बस तू ये बता, उसने पुलिस वालों को जो आंखें हॉस्पिटल से गायब हो रही थी उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? जाटव की आवाज सुनाई देती है, नहीं मालिक, कुछ नहीं बताया। चटर्जी ने उसे सिर्फ कमली के खून के तहत गिरफ्तार किया है और कोई सबूत नहीं है इनके पास। जैसे जाटव की बात सुनाई देती है तब जाकर दिलीप की जान में जान आती है। दिलीप कुछ खुश होते हुए कहता है, चलो कम से कम ये सुदेश वफादार तो निकला, वरना मैं तो डर ही गया था कि ये पुलिस वालों के सामने मेरा नाम ना ले ले कि आंखें चोरी हम दोनों ने ही मिलकर करी है उस मायाधारी के लिए। दिलीप खुद से बात करते हुए कुछ गुस्से से कहता है, उस मायाधारी के लिए क्या नहीं किया हमने? इतनी आंखें लाकर दी पर वो एक काम नहीं कर पाई, पता नहीं कहाँ चले गई है, कुछ खबर ही नहीं है उसकी। जाटव की आवाज सुनाई देती है, क्या नाम लिया मालिक आपने? मायाधारी? दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ मायाधारी। जाटव की आवाज सुनाई देती है, मायाधारी की तलाश तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रहा है। उसी को ढूंढने के लिए तो वर्चस्विनी मैडम और चार्ली मायानगरी गए थे। सुना है वो मायानगरी में जो 7वीं पहाड़ी है वहां पर रहती थी, वहीं पर उसकी गुफा है। पर जब वर्चस्विनी मैडम वहां पर पहुंची तो ना उन्हें वहां पर गुफा दिखी ना मायाधारी। दिलीप मन ही मन सोचते हुए कहता है, ये जाटव जो लोकेशन बता रहा है वो तो एकदम सही है, मायाधारी उसी गुफा में रहती है, पर इन्हें वो गुफा दिखी क्यों नहीं? मायाधारी तो मायानगरी जाने के लिए निकली थी यहाँ से, फिर वो वहां पर पहुंची क्यों नहीं? कहीं ये तो नहीं कि बीच रास्ते में ही उसे यक्षिणी ने मार दिया हो, या फिर मायाधारी खुद डर कर कहीं छुपी हो। दिलीप ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे जाटव की आवाज सुनाई देती है, हेलो मालिक, हेलो मालिक, आप लाइन पर है ना? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोल। जाटव की हिचकिचाहट के साथ आवाज सुनाई देती है, मालिक वो मैं कह रहा था कि मेरे पैसे। जाटव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ मिल जाएंगे तेरे पैसे, बस इसी तरह पुलिस स्टेशन की सारी खबर देते रहे। और सुन, उस सुदेश को भी देखते रहना, पुलिस उससे क्या पूछ रही है, वो क्या बता रहा है, सारी खबर चाहिए मुझे, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। जाटव की आवाज सुनाई देती है, जी मालिक। दिलीप आगे कहता है, बस कुछ दिनों की और बात है, मैंने वकील से बात कर ली है, वो जमानत के कागजात तैयार कर रहा है, फिर सुदेश बाहर आ जाएगा। जब तक देखते रहना, वो मेरे बारे में कुछ न बताए। यहाँ उसने मुंह खोला फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर। जाटव की आवाज सुनाई देती है, पर मालिक उसने मुंह खोल दिया तो फिर तो आप भी अंदर हो जाएंगे ना? दिलीप गुस्से के साथ कहता है, ऐसी कोई पुलिस नहीं जो दिलीप को सलाखों के पीछे बंद कर सके। सबूत कैसे बदले जाते हैं, झूठे गवाह कैसे बनाए जाते हैं, सब पता है मुझे। मैं उस सुदेश की तरफ बेवकूफ नहीं कि होटल नहीं मिला तो घाट पर शुरू हो जाऊं, ये जानते हुए भी कि घाट पर मौत घूमती है। जाटव की डर के साथ आवाज सुनाई देती है, मौत मतलब यक्षिणी ना मालिक? दिलीप कहता है, और नहीं तो क्या, सारा गांव जानता है कि घाट पर जितनी भी मौतें हुई हैं सारी यक्षिणी ने करी हैं। बस वो तेरा इंस्पेक्टर चार्ली मानने को तैयार नहीं, देख लूंगा उसे भी, बस अभी पहले ये यक्षिणी से निपट लूं।
इतना कहकर दिलीप फोन कट कर देता है। दिलीप खुद से बातें करते हुए कहता है, मैं यूं ही मायाधारी के इंतजार में नहीं बैठ सकता। पता नहीं वो कहां पर है, जिंदा भी है या मर गई या डर कर कहीं छुपी हुई है। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मैं उस यक्षिणी को यूं खुले में भटकने नहीं दे सकता। उस यक्षिणी का कुछ तो करना ही होगा। यही बड़बड़ाते हुए दिलीप यक्षिणी की सोच में डूब जाता है। शाम हो गई थी और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में अभिमन्यु रूम नंबर 666 के अंदर अकेला था। अभिमन्यु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। अभिमन्यु कमरे के अंदर किताबों से भरी जो 10-11 रैकें रखी हुई थी, उन्हीं रैकों को बड़े गौर से देख रहा था। अभिमन्यु एक एक करके रैकों को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर किसी के दाखिल होने के कदमों की आहट सुनाई देती है। लड़की की आवाज सुनाई देती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जब अभिमन्यु पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके पीछे डायना खड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में लूसी को पकड़ कर रखा हुआ था। अभिमन्यु डायना की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, डायना, तुम ऑलरेडी कमरे के अंदर ही हो। इतना कहकर अभिमन्यु वापस से रेकों में लगी किताबों को देखने में मग्न होने लग जाता है। डायना अभिमन्यु को देखते हुए उससे पूछती है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो अभी? अभिमन्यु किताबों को ही देखते हुए कहता है, नहीं डायना। डायना बड़ी नाराजगी के साथ कहती है, अभी मुझे लगा था अब हम दोस्त बन गए हैं। अभिमन्यु किताबों को ही देखते हुए कहता है, बन गए से तुम्हारा क्या मतलब है डायना? हम दोस्त ही हैं। डायना लाड में कहती है, नहीं अभी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मुझे बताते कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, इस तरह छुपाते नहीं। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, डायना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ, बस किताबें देख रहा हूँ। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, किताबें देख रहे हो? पर क्यों? अभिमन्यु फिर हंसते हुए कहता है, अब किताबें भी देखने का कोई कारण होता है क्या? मन किया तो देखने चला आया। डायना पलट कर कहती है, नहीं अभी, मुझे पता है तुम कोई भी काम यूं ही नहीं करते। जो भी करते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बताओ जल्दी किताबें क्यों देख रहे हो, वरना हमारी दोस्ती खत्म, मैं कट्टी हो जाऊंगी तुमसे। डायना की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, तुम भी ना डायना, बिल्कुल बच्ची हो, ऐसा बच्चे करते हैं, बड़े नहीं। डायना नाटक करते हुए कहती है, अभी मुझसे बात मत करो, मैं कट्टी हूं तुमसे। अभिमन्यु डायना को समझाते हुए कहता है, डायना, मैं बस देख रहा था कि यहाँ पर कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। डायना सीरियस होते हुए कहती है, क्यों, क्या तुम कोई सी किताब ढूंढ रहे हो अभी? अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ डायना। डायना पूछती है, कौन सी किताब अभी? सदियों से है